हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टोनिसिटी से। एक मिनट। पर टोनिसिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्म करना चाहेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें मैं वीडियो के एंड में जो क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको बता देती थी। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता रही, क्योंकि ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है सबको मैं डिस्कस कर दूँगी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वाला। ओके, तो टोनिसिटी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूज़न इज कॉल्ड टोनिसिटी। तो यहाँ सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है रिलेटिव कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या है वो तो हम लोग को पता है, पर रिलेटिव कंसंट्रेशन क्या होता है। जैसे कि सपोज़ ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अब ये लाइन बड़ा या छोटा बताओ। अब ये लाइन बड़ा है या छोटा। अब जैसे कि नंबरिंग करते हैं, ये हो गया लाइन नंबर 1, ये हो गया लाइन नंबर 2। अब हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन नंबर 1 जो है वो छोटा है और लाइन नंबर 2 जो है वो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो चीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ रिलेटिव कंसंट्रेशन मतलब कि जब दो को आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। तो यहाँ पे रिलेटिवली जो नंबर 1 है वो छोटा है और जो नंबर 2 वाला लाइन है वो रिलेटिवली बड़ा है। तो यहाँ पे तो हम लोग लेंथ को कंपेयर किए, पर इसी तरह से हम लोग दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो रिलेटिव कंसंट्रेशन क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, उनका जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है वो जो अब यहाँ से बनाते, ये हो गया अंदर सपोज एक लिक्विड है, इसके अंदर एक सेल है। अब सपोज़ ये सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, रिलेटिव कंसंट्रेशन बहुत हाई है। तो अब इससे अब वाटर के रिलेशन में बात करते हैं। जो वाटर है सेल के अंदर वो बहुत कम है और बाहर में वाटर बहुत ज़्यादा है। तो फिर ऑस्मोसिस में हम लोग क्या जानते हैं कि सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है ना। तो अब बताओ कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, और कब तक मूव करेगा, जब तक ऑलमोस्ट बराबर ना हो जाए। थ्योरेटिकली तो हम लोग यही जानते हैं ना कि जब तक आइसोटोनिक कंडीशन ना आ जाए, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक डिफ्यूज़न होता है। तो वही बोल रहा है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन पता चल गया कहाँ मूव कर रहा है, एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूज़न, और कब तक डिफ्यूज़न होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टोनिसिटी। अब टोनिसिटी होता है तीन तरह का, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक मतलब कि जब दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होगा। ओके, आइसो मतलब ही होता है सेम, आइसो का मतलब ही होता है सेम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या ऑस्मोसिस होगा? नहीं, आइसोटोनिक कंडीशन में ऑस्मोसिस नहीं होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग सोल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब जैसे ये बीकर हुआ, बीकर में सोल्यूशन है। अब इसी बीकर के अंदर एक सेल है, सेल के अंदर भी कुछ सोल्यूशन है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि आइसोटोनिक मतलब तो हो गया कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो हम लोग किस सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो बीकर में है या फिर जो सेल के अंदर है। तो ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि हम लोग जो हाइपोटोनिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये जो बाहर का कंसंट्रेशन है, ये जो रेड कलर से हम लोग दिखा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें कि ये हाइपोटोनिक है। और वही सेम चीज़ अगर हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे, इसका मतलब भी हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ये जो बीकर में जो सोल्यूशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेल के अंदर वाला के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक हम लोग सेल के बाहर वाला सोल्यूशन के बारे में बोलेंगे। तो अब आइसोटोनिक तो समझ में आ गया, आइसोटोनिक में ऑस्मोसिस होगा? नहीं होगा। अब हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब ही होता है लोअर। इसका मतलब कि जो सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा? कम होगा। तो अगर सेल के अंदर का सॉल्यूशन कम होगा तो क्या होगा, मतलब कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? हाइपोटोनिक है, बाहर हाइपोटोनिक है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि बाहर पानी ज़्यादा है।
अगर हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन है इसका मतलब कि वो गाढ़ा कम है, मतलब पानी ज़्यादा है। तो पानी अगर ज़्यादा है बाहर में तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो होगा इंडोस्मोसिस। इंडो मतलब कि अंदर की तरफ पानी का मूवमेंट होगा, ठीक है। अब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब हाइयर कंसंट्रेशन। अब किसका कंसंट्रेशन हाइयर है? ये जो बाहर है, बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि उसमें पानी कम है। कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब ज़्यादा गाढ़ा है। अब पानी कम होता है तभी तो गाढ़ापन ज़्यादा होता है। तब अब क्या होगा कि सेल के अंदर से बाहर निकलने लगेगा पानी। तो इस हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा कि एक्सऑस्मोसिस होगा, पानी बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये तीनों चीज़ को समझने के लिए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इन तीन चीज़ को समझने के लिए हम लोग रेड ब्लड सेल और प्लांट सेल का यूज़ करेंगे और इसको समझेंगे। फिगर 4.8, तो अभी हम फिगर 4.8 दिखाते हैं। ये रहा फिगर 4.8। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको रेड ब्लड सेल दिखाई पड़ेगा और प्लांट सेल दिखाई देगा। ये हो गया रेड ब्लड सेल और ये हो गया प्लांट सेल। यहाँ पे पहला कंडीशन ये वाला, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना पानी अंदर घुस रहा है रेड ब्लड सेल के अंदर, उतना ही पानी रेड ब्लड सेल से बाहर भी निकल जा रहा है। 2 एरो दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है, ये सॉल्यूशन कैसा है जो बाहर में रेड ब्लड सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना। और क्या इंडोस्मोसिस हो रहा है या एक्सोस्मोसिस हो रहा है? तो नहीं, ना इंडोस्मोसिस हो रहा है और ना ही एक्सोस्मोसिस हो रहा है। आइसोटोनिक में ऐसा कुछ नहीं होता। सेम चीज़ प्लांट सेल में देखें तो वही हो रहा है। आइसोटोनिक कंडीशन है, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर भी आ जा रहा है। अब देखते हैं सेकंड केस। आरबीसी यहाँ पे सिकुड़ जा रहा है, यानी कि आरबीसी से पानी बाहर निकल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 एरो दिख रहा होगा, ये डार्क एरो और ये डॉट 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 एरो। 2 एरो दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक डॉट 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 है और एक मतलब कि बोल्ड है। तो जो बोल्ड है इसका मतलब कि उसमें से ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है, और जो डॉट डॉट दिख रहा है मतलब कम पानी अंदर जा रहा है। मतलब नेट मूवमेंट क्या है कि सेल से बाहर पानी आ रहा है। तो अब सेल से बाहर जब पानी आ रहा है, इसका मतलब कि बाहर का कंसंट्रेशन कैसा होगा? बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब बाहर में पानी कम है। बाहर पानी कम है इसलिए सेल से पानी बाहर आ जा रहा है। यानी कि जो सॉल्यूशन है बाहर वो कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड, इसीलिए क्या हो रहा है? एक्सऑस्मोसिस हो रहा है। एक्सऑस्मोसिस मतलब कि पानी का बाहर आ जाना। तो प्लांट सेल में भी वही सेम चीज़ हम लोग देख रहे हैं, एक्सऑस्मोसिस हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल का पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, वो वैसे का वैसा है। अंदर में जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये सिकुड़ गया है, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये सिकुड़ गया है। तो ये तो हो गया कि जब हम लोग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। अब हम लोग सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। तो हाइपोटोनिक मतलब कि कंसंट्रेशन कम है, मतलब पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है तो अब क्या होगा कि पानी सेल के अंदर घुसने लगेगा। अब यहाँ पे पहला जब आरबीसी में हम लोग देख रहे हैं, आरबीसी क्या हो रहा है? फट जा रहा है, बर्स्ट कर जा रहा है आरबीसी इंडोस्मोसिस होने की वजह से। प्लांट सेल में क्या देख रहे हैं? प्लांट सेल भी बिल्कुल फूल चुका है लेकिन फट नहीं रहा है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल जो है सेल को फटने से बचा ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ कि हम लोग को आइसोटोनिक तो बिल्कुल क्लियर है, आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होता, ना इंडोस्मोसिस ना एक्सोस्मोसिस। हम लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इंडोस्मोसिस होता है कि एक्सोस्मोसिस, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इंडोस्मोसिस होता है कि एक्सोस्मोसिस। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिए, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसमें हो रहा है इंडोस्मोसिस, और हाइपर में हो रहा है एक्सोस्मोसिस। अब यहाँ पे हाइपो में देखें तो 4th पोजीशन पे O है, और इंडोस्मोसिस में भी 4th पोजीशन पे O लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो O है, बस ये एक ट्रिक है याद रखने का कि हाइपो में 4th पोजीशन पे O है और इंडोस्मोसिस में 4th पोजीशन पे O है। तो इसका मतलब जब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो इंडोस्मोसिस होगा,
और अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तो एक्सोस्मोसिस होगा। यहाँ पे कुछ ओ का रिलेशन नहीं है इस जगह पे। बस अब ये पता चल गया कि हाइपोटोनिक में एक्सोस्मोसिस होगा तो ऑटोमेटिकली हाइपरटोनिक में सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद। हाइपोटोनिक में अगर इंडोस्मोसिस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हाइपरटोनिक में एक्सोस्मोसिस होगा। ठीक है, तो अब द रिज़ल्ट में बी एज फॉलोज। अभी जो हम लोगों ने इमेज देखा उसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेल का शेप और साइज़ अनचेंज्ड रह जाता है तो वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होगा। लेकिन अगर सेल श्रिंक कर जाता है, सेल का साइज छोटा हो जा रहा है, यानी कि पानी जो है वो बाहर निकल जा रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपरटोनिक। लेकिन अगर सेल जो है बड़ा हो जा रहा है या फिर बर्स्ट भी कर जा रहा है तो इस केस में जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और क्या हो रहा है? इंडोस्मोसिस हो रहा है, ENDO, फोर्थ पोजीशन पे O, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे O, हाइपोटोनिक में इंडोस्मोसिस। अब जब फुल्ली डिस्टेंड, जब ये जो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम लोग रखते हैं, जब सेल बड़ा हो जाता है तो फुल्ली एक्सटेंडेड होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग टर्जिड कंडीशन बोलते हैं। वैसे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट सेल का एक फीचर बताया यहाँ पे। प्लांट सेल का एक फीचर, वो फीचर क्या है कि रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल काफ़ी रिजिड होता है, जिसके वजह से वो जो सेल जब बल्ज करता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, फटने नहीं देता है। हम लोग देख चुके हैं सेल जैसे RBC फट जा रहा था, लेकिन जो प्लांट सेल था वो नहीं फट रहा था। क्यों? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट था, सेल वॉल उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा था, मजबूती प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से सेल का अंदर वाला पार्ट बच जा रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग 4.5 वाले सेक्शन में टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, फ्लैसिडिटी पढ़ेंगे। पर इसको पढ़ने से पहले हम लोग को एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टॉपिक भी पढ़ना है, तो उसको हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले ये अपने आप में एक अलग टॉपिक था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बाय।